काश मैंने तब उसका नंबर ले लिया होता। बस उसे अपना पता दे देना नाकाफ़ी सा महसूस हो रहा था। मगर क्या वाकई मुझे अफ़सोस करना चाहिए? शायद नहीं। मेरा दिल कहता है वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। क्यों ऐसा होता है? कभी-कभी कुछ लोग यूं ही अचानक मिलते हैं और एक छोटी सी मुलाकात भी एहसास करा जाती है कि वो फिर मिलेंगे। कुछ है हमारी ज़िंदगियों में जो हमें जोड़ने जा रहा है। और कबीर लिखता हुआ रुक गया। किसी ने बाहरी दरवाज़ा खटखटाया था। कबीर धीरे से उठा और सामने जल रही लालटेन बुझा दी। उसकी कल्पना की दुनिया उसी पीली रोशनी में सिमट कर वापस उसी लालटेन में समा गई। उसने कमरे की सामान्य लाइट जलाई और बाहर हॉल में आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े एकांत को देखकर उसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। उसने फिर वही काली हुडी पहनी हुई थी और चेहरा किसी मूर्ति सा सपाट था। आओ, अंदर आओ, कबीर ने कहा। बिना किसी औपचारिकता के वो अंदर आ गया। कबीर समझ पा रहा था कि वो कितना गंभीर है इस वक्त कबीर की नज़र वहीं लगी छोटी सी दीवार पर पड़ी। 10:30 हो रहे थे। उसने एकांक को बैठने का इशारा किया, फिर उसके सामने बैठ गया। तो आप? मेरा नाम कबीर है। मैं एकांक। तो एकांक, क्या लगता है तुम्हें? तुम उस पेंटिंग से और इस सारे मैटर से दूर रहो। एकांक बेहद रूखे स्वर में बोला। कबीर ने आंखें सिकोड़ी। क्यों? मत रहो, एकांक कंधे उचकाता हुआ बोला। वैसे भी लगता नहीं तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला है भी। एकांक उसके सूने घर को देखता हुआ बोला। तुम्हारा मतलब मैं भी गायब हो जाऊंगा? वैसे इन सब में उस पेंटिंग का क्या दखल? कबीर ने कहा। एकांक ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, जानता हूँ सब सुनकर तुम मुझे पागल कहोगे, मगर ऐसा कहने वाले तुम न पहले होगे न आखिरी, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, वो लड़की, वो जो उस पेंटिंग में मुंह छुपाए रो रही है ना, वो कोई इंसान नहीं है। क्या? फिर क्या है वो? कबीर बोला। एकांक एक पल को खुद से संघर्ष करता हुआ लगा, फिर उसने कहा, वो एक सायरन है। वहां खामोशी छा गई। कबीर एकांक को घूरता रहा। क्या सही सुना था उसने? सायरन? क्या कहा? कबीर पूछा। कहा था ना, यकीन नहीं होगा। अरे पहले ठीक से कहो तो सही, कोई लड़की सायरन कैसे हो सकती है? वो तो अरे मैं उस सायरन की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरा मतलब सायरन एक क्रिएचर। क्रिएचर? हाँ, ये मरमिड जैसी होती है और उनसे अलग भी। कबीर उसकी बात सुनकर एकांक को घूरने लगा। कहानियां मैं बनाता हूँ, पर तुम तो मुझसे भी आगे निकले। कबीर के मुंह से निकला। क्या कहा? कुछ नहीं, कबीर जल्दी से बोला। वो लेखक आवाज था, ये बात किसी को नहीं मालूम थी और ना ही वो बताना चाहता था। शायरन ग्रीक मैथोलॉजी से जुड़ी हुई है, एक क्रिएचर है जो समुद्री इलाकों में पाई जाती है। जल परी, कबीर बोला और एकांक ने उसे चढ़ कर देखा। तुम्हें मजाक बनाना है तो मैं जाता हूँ। तुमसे मिलकर इतने दिनों बाद लगा था कि किसी सेंसिबल बंदे से मिल रहा हूँ, इसीलिए चला आया, मगर कोई ज़रूरत नहीं। जल परी, कबीर बोला और एकांक ने उसे चढ़ कर देखा। तुम्हें मजाक बनाना है तो मैं जाता हूँ। तुमसे मिलकर इतने दिनों बाद लगा था कि किसी सेंसिबल बंदे से मिल रहा हूँ, इसीलिए चला आया। खैर कोई ज़रूरत नहीं। वो उठने लगा तो कबीर ने जल्दी से उसे रोका। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, पर ऐसी बातों पर यूं ही यकीन नहीं हो जाता, कबीर बोला। एकांक अब फिर कुछ असहज लग रहा था। वो चला तो आया था कबीर से अपनी बात कहने, मगर वो कितना जानता था कबीर को। वो अब भी आगे पीछे झूल रहा था कि इस बारे में बात करे या ना करे। बात भी कोई सामान्य बात नहीं थी, ऐसी बात जिस पर कोई यकीन नहीं करने वाला था, मगर उसे कबीर भी अपने जैसा लगा था। पता नहीं क्यों उसे लगता था कबीर भी जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा है। मिथ, माइथोलॉजी, क्या ऐसी चीजें सच में होती है? कबीर ने पूछा। कोई भी किस्सा यूं ही नहीं बनता, कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत तो होती है। मैं सबकी बात नहीं करता, मगर कुछ बातें तो ऐसी ही होती है ना, एकांक ने कहा और कबीर उसकी तरफ देखता रहा। देखो, तुमने सुना होगा कि कैसे कई बार अफवाहें सच की जगह ले लेती हैं। लोग उन्हें ही सच मानने लगते हैं, फिर वो एक जबान से दूसरी जबान तक जाती हुई किस तरह मजबूत बनने लगती है। वही सच बन जाती है जो सच नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो
तो क्या इनका उल्टा भी सच नहीं हो सकता? जैसे अफवाहें सच होती है, वैसे ही कई बार कुछ सच भी अफवाहों के धुएं में उड़ जाते हैं। जैसे अफवाहें सच हो जाती है, वैसे ही सच अफवाह बन जाते हैं, और ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है। एकांत ने कहा, और कबीर ने उसकी आवाज़ में छुपी दहशत और बेचैनी को साफ महसूस किया। या तो ये लड़का झूठा था, या फिर किसी तरह का मानसिक रोगी, या फिर कबीर के रोएं खड़े होने लगे। क्या इसकी बातों में सच्चाई है? क्योंकि लोग अजीब तरह से गायब होकर लौटे तो हैं, और हर जगह उस तस्वीर का दखल। तो ये सायरन क्या बला है? कुछ सुना नहीं कभी? कबीर जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला, क्योंकि वो एकांक की बातें सुनना चाहता था, और उसकी बातें सुनकर एकांक शून्य में देखने लगा, जैसे कुछ याद कर रहा हो। मैं पहाड़ देखना चाहता था, एकांक के मुंह से स्वतः ही निकला। क्या? कबीर बोला, मगर मेरी बड़ी सौतेली बहन को बीच पसंद था, तो हम वकेशंस पर वहीं गए। मुझे समंदर शुरू से ही पसंद नहीं। क्यों नहीं? कबीर ने कहा, जो पूरी तल्लीनता से उसकी बात सुन रहा था। दूसरा किनारा नजर नहीं आता ना, लगता है मैं बस बीच में ही कहीं खो जाऊंगा। एकांक ने कहा, और कबीर समझ गया कि उसमें हद से ज्यादा सुरक्षा की भावना भरी हुई है। वो लोगों के मनोभाव बहुत अच्छे से समझता था। कबीर ने खुद भी बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, तो ये भावना खास तौर पर वो समझता था। जरूर एकांक भी इन्हीं सबसे गुजरा था। उस शाम किसी बात पर मेरा मूड खराब था और मैं खो गया, एकांक ने कहा। उसने नहीं बताया कि तब दरअसल उसके सौतेले पिता ने उसे थप्पड़ मारा था, जिससे बौखला कर वो उस शाम बेतहासा भाग रहा था और भीड़ से बहुत दूर समुद्र तट के एक सुनसान इलाके में आ गया था। मैं खो गया था। अब डर लग रहा, क्योंकि कोई नहीं था वहाँ, और शाम का धुंधलका घिराया था। लग रहा था बस माँ आ जाए और मुझे आवाज़ दे, मगर माँ से पहले किसी और की आवाज़ सुनी मैंने। एकांक बोला, और उसका चेहरा पहले से ज्यादा सख्त हो गया। किसकी आवाज़? कोई गा रहा था, कोई औरत, अजीब अलौकिक संगीत था वो। कभी लगता कि उसका सोर्स मेरे पास ही कहीं है, तो कभी वो आवाज़ समुंदर की गहराइयों से उठती हुई महसूस होती थी। और फिर मैंने देखा उसे, वहीं एक खोह में बैठी हुई थी वो। कौन? कबीर ने पूछा। अब उसके चेहरे पर भी तनाव दिख रहा था, मगर उसका तनाव एकांत के तनाव के सामने कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कितने अरसे बाद वो इस बारे में बात कर रहा था, या शायद पहली बार। हो सकता है वो वही थी, सायरन। तब मुझे उस चीज़ का मालूम नहीं था। हाँ, अब जानता हूँ कि वो सायरन हो सकती है, और क्या होगी? कैसी थी वो? कबीर एकांक की तरफ झुका। एकांक ने इस बारे में सोचा, और उसके दिल के अंदर दफनडर के किसी कोने में बैठे उस लड़की ने सर उठाकर उसे देखा। तो लड़की जो उसी तस्वीर में थी, उसके सर पर टूटी छत थी, और एकांक फिर अपने बचपन में पहुंच गया। उस शाम जब वो अकेला समुद्र तट के उस हिस्से पर खड़ा था, तो उसने बहुत कुछ महसूस किया था। वो खुशबू भरी गंध, जैसे पास ही मसले हुए जंगली फूल रखे हों। फिर वो आवाज़, कोई गा रहा था, और वो उस आवाज़ के आकर्षण में बंधा वो उसी ओर बढ़ा चला जा रहा था। वो एक चट्टान के पास पहुंच गया, जो किनारे के बिल्कुल कोर पर थी। उसके बाद समंदर लहरा रहा था, मगर वो चट्टान बस पीछे से ही चट्टान दिखाई दे रही थी। जब एकांक उसके बगल में पहुंच गया, तो पाया कि इस तरफ से वो खोखली थी, और उसी खोह में वो बैठी हुई थी। जैसे ही एकांक उस खोह के मुहाने पर पहुंचा, वो गीत एकदम से रुक गया। एकांक पहले तो खुश था कि कोई मिल गया, मगर जब उसने उन दो गहरी काली आंखों में देखा, तो उसे डर लगने लगा। वो एक लंबी छरहरी युवती थी, जिसके तीखे नैन नक्श थे, नुकीली नाक व ठोड़ी, उभरी हुई भवें, खोखले गाल और पतली होंठ। उसके काले लंबे बालों ने उसका बदन ढक रखा था। शायद वो निर्वस्त्र थी। वो एकांक को घूर रही थी, जैसे यहाँ आकर और उसे देखकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। एकांक अब भी असमंजस से उसे घूरे जा रहा था। वो ऐसे यहाँ क्यों बैठी है? क्या उसका सामान खो गया है? उसने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो सोच ही रहा था, जब उसके पीछे से एक तेज लहर उठी। वो आकर उस चट्टान से टकराई और उससे होते हुए उस युवती पर पड़ी। एकांक लड़खड़ा गया और गिर पड़ा।
उसने अपनी हथेली देखी क्योंकि गिरते समय वो पत्थर पर पड़ गई थी, जिससे उसे हल्की सी चोट आई थी। मगर वो हाथ उसने दूसरे हाथ से दबा लिया। फिर वापस उस युवती को देखा। वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद मटमैला सा था और त्वचा थोड़ी पारदर्शी हो गई थी। उसकी काली आंखें अब नीली हरी हो चुकी थी। उसके बाल भी समुद्री शैवाल की तरह हरे बैंगनी थे। एकांक की कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये डर था? डरे तो तब न जब जो सामने दिख रहा है उस पर उसे यकीन आए। वो अजीब सी युवती अब खड़ी हो गई और उसे घूरती रही। एकांक के दिल में डर फन उठाने लगा। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो डर कर पीछे हटने लगा, मगर वो भूल गया था कि वो इस वक्त जरा ऊंची सी एक चट्टान पर खड़ा था। वो सीधे नीचे गीली रेत पर आ गिरा। एक अजीब तीखी सी आवाज हुई और वो विचित्र जीव भी छलांग मारकर उसके ऊपर आ गई। उसके गले से एक तीखी फुफकार सी निकली और वो एकांक के चेहरे पर झुकी। वो गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्सा। सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। एकांक बिलखने लगा और दहशत से आंखें बंद कर ली। वो समझ गया था कि ये चीज उसे मार डालेगी, और उसका रोना सुनकर वो जीव रुक गई और उसे गौर से देखने लगी। आखिर था तो वो एक बच्चा ही। तभी एकांक को उसके पीछे कुछ नजर आया। ये सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी। रंगीन आंखों और बालों से भी ज्यादा आश्चर्यजनक चीज उस जीव का पंख था। हाँ, वो किसी विशाल समुद्री पक्षी का इंसानी रूप लग रही थी, मगर एकांक ने गौर किया कि उसका बस एक ही पंख था। दूसरा कहाँ गया? वो उस पंख को घूरने लगा और बस यही उस जीव को पसंद नहीं आया। उसने फिर एकांक पर हमला कर दिया। तभी एकांक के हाथों में उसका पंख आ गया और उसने उसे नोच लिया था। तो उसने तब तुम पर हमला कर दिया था? कबीर ने पूछा। एकांक जैसे गहरी नींद से उठा हो। आज भी किसी बुरे सपने की तरह उसका अतीत उसे याद आता था, मगर ऐसा लग रहा था वो सालों बाद एक बार फिर उसी किनारे से होकर लौट आया हो। खुद याद करना और किसी और के साथ साझा करना, दोनों ही अलग अलग बातें थी। हाँ, फिर तुम कैसे बचे? शायद उसका पंख ही उसकी कमजोरी थी। एक पंख तो वो खो चुकी थी, पता नहीं कैसे। शायद उसके साथ कोई हादसा हुआ हो, मगर दूसरे पंख पर जब मैंने हमला कर दिया तो वो कुछ डर गई। हमला? कबीर ने एक आंख उठाई। मैं डरा हुआ था, अब समझो ना। मैंने कुछ भी सोच समझ कर नहीं किया, बस झोंक में उसका पंख मेरे हाथ आ गया। मैंने बहुत से पंख नोच लिए थे उसके। मैं दहशत में आ गया और डर कर उन पंखों को अपनी जेब में ठूस लिया, जैसे इससे ये सच बदल जाएगा कि मैंने उन्हें नोचा था। फिर कबीर मंत्रमुग्ध सा बोला। वो डर गई। उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं थी, पर वो डर कर चली गई। कहाँ? उड़ तो वो सकती नहीं थी। तुमने बताया कि एक ही पंख था उसका। हाँ, उड़ तो नहीं सकती थी, पर बोलते हुए एकांक ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो फिर असहज लगने लगा। पर तैर तो सकती थी। ओह अच्छा, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? कबीर ने कहा। मेरे सामने ही वो समुद्र में उतर गई, जैसे समुद्र का ही कोई खोया हुआ हिस्सा उसमें फिर से विलीन हो गया हो। यहाँ तक तो ठीक था, मगर मैं बेहोश हो गया जब मैं ठीक उसी जगह पर बड़ी सी चमकीली मछलियों वाली पूंछ देखी। वो भी उसी की थी। पता नहीं वो क्या अजूबा थी। कबीर अब तक तो उसकी बातें पूरी तन्मयता से सुन रहा था, मगर अचानक उसे लगने लगा कि एकांक की कहानी कुछ ज्यादा ही परी कथा जैसी लग रही है। एक अजीब सी लड़की जो सिर्फ उसने ही देखी, उसके पंख भी थे और अब वह पानी में गई तो मछलियों की तरह पूंछ भी थी। ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं सुना। फिर कबीर ने पूछा, क्या? एकांक बोला, जो कि थोड़ी देर को खो सा गया था अपने ही अतीत में। तुम्हें वो चीज मिली जिसे तुम सायरन कह रहे हो। उसने तुम पर हमला किया, तुमने उसके पंख नोचे, फिर वो चली गई। फिर? कबीर ने पूछा। हॉस्पिटल में मुझे होश आया, एकांक ने कहा, और फिर खो गया अतीत की यादों में। उसकी आंखें खुली क्योंकि कोई बेहुदा इंसान बिना इस बात की परवाह किए गलियारे में गला फाड़े जा रहा था कि वो एक अस्पताल में है।
फिर गौर करने पर उसने पाया कि ये तो उसका सौतीला पिता था, जो उसकी माँ पर बरस रहा था कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे उसके बेटे के लिए अस्पताल का बिल भरना पड़ा। हाँ, उसे तो एकांक पर 10 रुपए तक खर्चना भारी पड़ता था। उसकी बेटी पर, यानी कि एकांक की सौतेली बड़ी बहन पर, यह मनाही नहीं थी। वो जो चाहे ले सकती थी, जहाँ चाहे पैसे उड़ा सकती थी। एकांक ने उस पर से ध्यान हटाया और सोचने लगा कि जो हुआ था क्या वो सच था। उसे अब भी अपने शरीर से समुद्री नमकीन पानी और काई की महक उठती हुई महसूस हो रही थी, और वो लड़की उस बारे में सोचते ही उसके पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। एकांक खुद को समझाने लगा कि वो शायद उसका बुरा सपना था, वो सच नहीं था। और तभी उसे कुछ याद आया। उसका एक हाथ स्वतः ही उसकी जेब में गया। एकांक को फिर पूरी शिद्दत से महसूस हुआ कि उसके शरीर की रीढ़ की हड्डी कहाँ है। वह एहसास वाकई रीढ़ कंपकपाने वाला था। उसने हाथ बाहर नहीं निकाला, बल्कि वह उस डर को महसूस करता रहा। उसका हाथ उसकी जेब में ही था और किसी रेशमी मुलायम चीज को छू रहा था, वह पंख जो उसने उस विचित्र जीव के नोच लिए थे। एकांक, कबीर ने फिर उसे पुकारा तो एकांक ने उसकी तरफ देखा। देखो, मुझे ये गलत मत समझना, पर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से मिलती जुलती है। कबीर बोला। क्यों, उसने भी सायरन देखी? सच कहूँ तो उसने जो कुछ भी देखा था उसके आगे इस सायरन की कोई औकात ही नहीं। कबीर बोला। ऐसा क्या देख लिया उसने? एकांक ने आंखें सिकोड़ी। बहुत कुछ, मगर कुछ भी सच नहीं था। सब उसके दिमाग में था। कबीर बोला और एकांक का चेहरा लाल हो गया। साफ पता चल रहा था वो कितने गुस्से में है। देखो एकांक, उस शख्स ने भी अपने माता पिता को खोया था, अकेला एकांक रह गया था। नतीजतन वो कुछ लोगों के साथ रहने लगा और एक दिन उसे पता चला कि ये सब तो बस उसके दिमाग में है, क्योंकि वो अपने अकेलेपन से घबराता है। और फिर उसने अकेलेपन से डरना बंद कर दिया और इस तकदीर को स्वीकार कर लिया। मुश्किल बहुत हुई, मगर अब वो ठीक है। कबीर दरअसल अपनी ही कहानी सुना रहा था एकांक को। कबीर खुद कभी बुरी तरह से सिजोफ्रेनिया और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हुआ था। उसे लग रहा था एकांक भी उसी की तरह है। आखिर वो उसकी कहानी से खुद को जोड़ पा रहा था। तो तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? एकांक दबे गुस्से से बोला। एकांक, दिमाग की सैकड़ों स्थितियाँ होती है, हम सबको पागल नहीं कह सकते। तुम बच्चे थे, मगर तुम्हारा बचपन कुचला हुआ सा था। ऐसे में कई तरह की चीजों का दिखना कोई बड़ी बात नहीं। दिमाग तरह तरह की चीजें इमेजिन करने लगता है। कबीर ने बड़े की तरह उसे समझाया। मेरे पास वो पंख आज तक है, वो खराब भी नहीं हुए। अब बोलो। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास भी, मतलब उस शख्स के पास भी उन लोगों की चीजें हैं जो उसे नजर आते थे। उसने खुद ही वो इकट्ठा की। वो तुम हो ना? एकांक ने अचानक कहा। उसने कबीर की जबान फिसलने को पकड़ लिया था। कबीर एकदम से खामोश हो गया। मैंने कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ बताया तुम्हें। अगर तुम्हें यही करना है तो हाँ, वो मैं ही हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ जो कुछ भी तुमने कहा, और वो सब भी जो तुमने नहीं कहा। कबीर के कहने का मतलब था कि उनकी कहानियाँ मिलती जुलती थी। उसके पास भी उसकी तरह एक उजड़ा हुआ बचपन था और वो उसकी स्थिति समझ पा रहा था। तुम्हारे बारे में जानकर अफसोस हुआ, मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं, एकांक ने कहा। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, कोई पागल कहाँ मानता है कि वो पागल है। कबीर मन में यह धारणा बना चुका था कि ये एकांक का मानसिक रोगी है। मगर फिर एकांक ने कुछ ऐसा कहा जिसने कबीर की इस धारणा की हवा निकाल दी। और वैसे भी मैं अगर मेंटल केस हूँ तो भी मुझे बताओ कि लोग क्यों गायब हो रहे हैं, एकांक ने कहा। और काफी देर बाद कबीर तन कर बैठ गया। वो तो भूल ही गया था कि एकांक के यहाँ आने की असल वजह तो वो तस्वीर है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्यों गायब हो रहे हैं लोग? कबीर पूछा। वो तस्वीर, मैंने कहा ना, उसमें जो चीज है वो सायरन है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? एकांक ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर उंगलियां चलाई। फिर उसने मोबाइल कबीर की तरफ कर दी। स्क्रीन पर वही टूटी छत वाले चित्र की बिल्कुल साफ तस्वीर थी। मोबाइल भी बढ़िया था, इसीलिए एक एक चीज बिल्कुल साफ थी उसमें। देखो इस लड़की के पास,
कूड़ा कबाड़ तो समझ आता है, मगर ये जहाँ बैठी है उसके आसपास पंख भी बिखरे हुए हैं। क्यों भला? एकांक ने कहा। कबीर को उसकी ये दलील लचर लगी। पंख तो किसी भी पक्षी के हो सकते थे जब छत ही टूटी हुई थी, मगर ये तो आम लड़की लग रही है। मुझे जब खोह में मिली थी तब भी आम लड़की ही थी, बाद में सायरन में बदली। तो बस इन बिखरे हुए पंखों की वजह से ये सायरन साबित हो गई? कबीर ने पूछा, मगर अब की बार एकांक जवाब देने की जगह फिर परेशानी से फर्श को घूरने लगा। और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि चैतन्य देव शर्मा, मतलब इस पेंटिंग को बनाने वाला भी कभी न कभी इस सायरन से मिला था। मैंने काफ़ी कुछ पता किया है उस पेंटर के बारे में। क्या? एक नंबर का अय्यास और वुमेनाइजर था ये। आज भी इसकी बनाई फीमेल न्यूड पेंटिंग्स ही सबसे महंगी बिकती है। मुझे ये भी पता चला है कि ये सुंदर लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। वो गरीब होती और वो उन्हें अपनी पेंटिंग के लिए बतौर मॉडल चुनता और मोटे पैसे देता। तो ये तो अच्छी बात है ना? न्यूड मॉडल बिना कपड़ों के, वो ऐसा ही था। ओह, उसने जब ये पेंटिंग बनाई तब एक लंबे समय से वो गायब था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, उसकी फैमिली को भी नहीं। फिर एक दिन वो वापस आया इस पेंटिंग के साथ। ये अजीब बात नहीं? इसमें अजीब क्या है? वो निजी तौर पर कैसा भी रहा हो, पर एक बेहतरीन आर्टिस्ट था और ऐसों को अपने काम के लिए एकांत चाहिए होता है। उस समय वो एक समुद्री इलाके में ही था और मुझे ये भी किसी केबिन की ही तस्वीर लग रही है। एकांत जिद भरे स्वर में बोला। और कबीर बोरियत से बोला, मेरे पास ऐसे भी लोगों के इन्फॉर्मेशन हैं जो शायद सायरन से मिल चुके हैं। कैसे इन्फॉर्मेशन? कबीर ने पूछा। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।